देखना है कि अभी क्या। में सर मैं कंप्यूटर हूँ। हम्म। तो मैं हूँ। ओके, एज इट टीचर, वेरी गुड। हम्म। ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पूरी कंप्लीट। प्रोजेक्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल करना होता मल्टी स्टोरेज वगैरह होती हैं। है, फाइल करना होता है। सॉफ्टवेयर को समझने में अप्रोक्स मान के चलो 1 महीना लग जाता है मुश्किल से। ना, वही चीज है, सॉफ्टवेयर तो कोई भी सीख सकता है। फ्लो डिजाइन करना, बिल्कुल। वो सब हम लोग अभी जब ये वाला सारे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे फिर स्ट्रैट प्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो आर्किटेक्चर पार्ट में बहुत सारी डिटेल्स होती है। एम टेक हम लाइक बीटेक या एम टेक कुछ भी करते हैं, बट बीटेक करने पे भी हमारे पास एक एज ए सिविल इंजीनियर हमारे पास सारी चीजें सामने होती हैं। साइट पे वर्किंग करना, स्ट्रक्चर एनालिसिस करना। बीटेक करा है तो भी आरसीसी पढ़ी, लोड एनालिसिस, लोड कैलकुलेशंस, टाइप्स ऑफ लोड, शेयर बेंडिंग, फोर्सेस एंड एसएफटी पीएमडी डायग्राम्स। एमटेक में भी मोस्टली स्ट्रक्चर का पार्ट रहता है, बट आर्किटेक्चर पार्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है इन सारी फील्डों से। इंटीरियर पार्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है इन सारी चीजों से। हम्म। तो जो वर्किंग है उस वर्किंग के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ठीक है, अच्छा काम है आपका। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, अभी उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो। जैसे कि ना मेरे को वैसे बीटेक किए को 10 साल हो चुके हैं। हम्म। 2014 में की थी मैंने। हम्म। और उसके बाद मैं एमटेक कर ली थी और उसके बाद मैं पीजी कर रहा हूँ थोड़ा ना। मतलब अभी जैसे स्टडी से थोड़ा सा मैं कम था। हम्म। बेसिकली एक आधा सब्जेक्ट होता है तो उससे सारा कुछ तो सीख नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल। सब्जेक्ट्स होते हैं। हम्म। तो इसलिए मैं कोर्स ज्वाइन किया कि जो बेसिक डिटेल्स है वो एक तो थोड़ा सा कमाना शुरू हम्म। जो हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं, जैसे मैं लेके चल रहा हूँ उसी तरह लेके चलो, है ना। और एक दिन मैं देता हूँ, नेक्स्ट डे मैं ऑलरेडी गैप देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, अभी आगे प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा, तब थोड़ा सा और समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कि डिजाइन करना, चीजों को बनाना, प्लानिंग करना, एक बेसिक प्लान क्रिएट करना, वॉल्स क्रिएट करी, डोर विंडो प्लेस करे, टेक्स्ट प्लेस करा, फर्नीचर को कॉपी पेस्ट करके वहां प्लेस करा, और प्लानिंग कंप्लीट हो गई। यही चीज मैं हर एक बच्चे से कहता हूं कि हर एक फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ना तो बीटेक में, ना एमटेक में, ना आईटीआई में, ना डिप्लोमे में एक्सप्लेन करा जाता है। प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है जो इतना डिटेल्ड पार्ट होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन किया जाता है आपका बीआर में, आर्किटेक्चर में। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि हम इतने सीनियर हैं, क्लाइंट को ड्राइंग दे रहे हैं बेसिक, तो भी कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम 12 से 15 साल से भी काम कर रहे हैं कैट पे और ड्राइंग्स अगर हम दे रहे हैं क्लाइंट को कुछ ये, तो भी कोई यूज नहीं होगा जब तक हम उसको एक डिटेल ड्राइंग्स क्रिएट करके ना दें तब तक। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हम एक कुछ बेसिक चीजों की। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑटो कैड के अंदर
प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोस्टली जितने भी कैट ट्रेनिंग्स प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उनका मेन मोटो होता है बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाना। 40-50 कमांड एक्सप्लेन कर देंगे, बेसिक प्लानिंग कंप्लीट कर देंगे और आप सॉफ्टवेयर में परफेक्ट हो गए। बट सॉफ्टवेयर में कोई भी टेक्निकली कोई ट्रेन नहीं करता है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे लाइक कैट पे अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं और वहां पर काम करने से पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करना होता है। चलिए हम आप इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं, स्टडी करें। जी, मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हरप्रीत आप ही। जी, जैसे कि हमने एक बार एक चीज डिजाइन कर ली, उसको हर बार यूज करेंगे, तो टेम्पलेट डिजाइन में क्या आया। ठीक है, टेम्पलेट डिजाइन का मतलब है कि अपनी एक टेम्पलेट बना के उसको रीयूज नहीं करना है। रीयूज हम लोग करते हैं मॉडल्स को। टेम्पलेट का मतलब होता है एक इंटरफेस क्रिएट करना अपना खुद का, जिसपे हम वर्किंग कर सकें, उसे कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन करना। कैड के अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पहले से होती हैं, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिलते हैं। यहां पर हम करते हैं अपनी टेम्पलेट डिजाइन। अब इस टेम्पलेट से बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे इजीली वर्क कर लेते हैं और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब हम किसी डिटेल्ड पार्ट पे काम करते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस पे एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और हैचेस पे काम करती है, तो वहां पर चीजें हमें बिल्कुल क्लियर वे में नजर आए। इसलिए हम टेम्पलेट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट डिजाइन करने का स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइजेस टू इंश्योर एडिक्यूट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। जो भी चीजें दे रहे हो वो आपकी हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन पे होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइजेस रिक्वायरमेंट्स। हर एक चीज, हर एक पार्ट बहुत डिटेल्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ होना चाहिए। बट हम लोगों को क्या पता होता है, हम लोगों को मालूम होता है कि ठीक है रूम देना है हम ये 10x10। बेडरूम कहां पर डिजाइन करोगे, किचन कहां पर होगा, ड्राइंग रूम कहां पर होगा, स्टोर रूम कहां पर होगा, ऑफिस कहां पर होगा, लिविंग एरिया कहां पर होना चाहिए। हर एक चीज फिक्स है, आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। नैरो स्ट्रीट हैव लोअर हाइट अलॉट्स। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको बिल्डिंग उस पे डिजाइनिंग में। Building code maintained the provisions of windows and ventilators to ensure sufficient room lightings and ventilations. The minimum opening areas are stipulated for different climate conditions. वाटर सप्लाई, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमारी ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट है जो हमको फॉलो करने चाहिए। एरिया एंड यूजेस, बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग कवरेज, एफएसआई, सेटबैक एंड प्रोजेक्शन इंक्लूड होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सारी टर्म्स कंडीशंस आपकी ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड होना इंपॉर्टेंट है प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले। एक सिविल इंजीनियर और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, दोनों फील्डों में डिफरेंस होता है। दोनों फील्ड्स वाले पर्सन ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छे से अच्छी कर सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट, वो चीज नहीं ट्रेस कर सकते। स्टैंडर्ड रूम साइजेस एक्चुअली फॉलो करा जाता है बिल्डिंग बाय लॉस के बेसिस पे। ऐसे नहीं होता है रूम का साइज कितना होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर, कौन सा एरिया आप डिजाइन कर रहे हैं, उनके साइजेस। अब यहां पर आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करा गया है, आप रैंडम नहीं दे सकते। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम, ड्राइंग रूम कहां पर होना चाहिए, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग। कहां पर होना चाहिए, इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। It should be well lighted and ventilated. Terms conditions apply. The standard size of drawing room that we can use in our drawings 14 to 16, 18 to 24. 14 से 16 और 18 से 24 के बीच में हम यूज कर सकते हैं। बेडरूम कहां पर होना चाहिए और साइज कितना होना चाहिए इसका। बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी, एंड जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग। कहां पर, साइड ऑफ द बिल्डिंग। क्यों होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए आपको, सो दैट एटलीस्ट वन वॉल एक्सपोर्ट फॉर गुड वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, ताकि हम एक प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए एक सोर्स दे सके। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम हम यूज कर सकते हैं 10 to 12 एंड 14 to 16। गेस्ट रूम कहां पर होना चाहिए, गेस्ट रूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, पहली कंडीशन। दूसरा, इट शुड बी लोकेटेड ऑन